नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पेल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान कक्षा 6 और जिसके अपन 2 पार्ट कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं। आज अपन इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। और इनको अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे कि ऐसे इतिहास के कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन से प्राचीन अवशेष हैं जिनसे हमारे को राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में हमारा राजस्थान कैसा था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी। तो इस प्रकार ऐसे प्राचीन अवशेष जो हमारे को राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। तो इन्हीं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये पार्ट आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट के अंदर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर, और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से भी ये पार्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना, इसके अंदर काफ़ी आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और इसके अंदर से जो चीज़ें दे रखी है इसके अंदर, उसकी अधिकांश चीज़ें जो है वो सारे के सारे पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, और इनको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास के स्रोत। देखिए, इतिहास जानने के प्रमुख रूप से 2 स्रोत होते हैं। एक होता है देखिए पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत के अंदर जो है प्राचीन अवशेष आते हैं, जिसके अंदर कोई भी अभिलेख हो सकता है, कोई भी स्मारक हो सकता है, कोई भी हवेली हो सकती है, कोई भी दुर्ग हो सकता है, कोई मुद्रा हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि भूमि के उत्खनन से प्राप्त बर्तन, कलाकृतियाँ, मृदभांड वगैरह इस प्रकार की चीज़ें जो होती है वो सारी की सारी पुरातात्विक स्रोतों के अंदर आती है। और साहित्यिक स्रोतों के अंदर जो आती है, मान ली किसी लेखक या कवि की जो रचनाएं होती हैं, पुस्तकें होती है, उनके अंदर जो है प्राचीन इतिहास के बारे में वर्णन होता है। तो उनसे भी हमारे को जो है वो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है जब उनको अपन पढ़ते हैं कि उस समय किस प्रकार की जो है यहाँ का परिवेश था। ठीक है, तो इन दोनों स्रोतों को अपन जो है बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं देखिए पुरातात्विक स्रोत के बारे में। देखिए, पुरातात्विक स्रोत, तो अपन समझते हैं कि ये पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। देखिए, पुरा का मतलब होता है प्राचीन और तात्विक का मतलब होता है अवशेष, यानी ऐसे प्राचीन अवशेष जो किसी स्थान या घटना के संदर्भों को समझने में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख या शिलालेख होते हैं वो आते हैं। स्मारक, मुद्रा, बर्तन व कलाकृतियाँ जो होती है, ये सारी की सारी जो आती है वो इन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं, स्मारक क्या होते हैं, मुद्रा क्या होती है, और ये बर्तन और कलाकृतियाँ जो होती है ये क्या होती है, इसको अपन डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं देखिए अभिलेख के बारे में। देखिए, अभिलेख, इनको शिलालेख के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये जो उत्कीर्ण होते हैं वो पत्थर की शिलाओं पर होते हैं। ठीक है, तो अभिलेख या शिलालेख। देखिए, ये जो अभिलेख होता है ये ताम्रपत्र या पत्थर पर उत्कीर्ण जो लेख होता है उसको जो है अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और यदि यह लेख जो है किसी पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण है तो उसको शिलालेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभिलेख किस पर उत्कीर्ण होता है? या तो किसी तांबे के पत्थर पर या फिर किसी पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण जो लेख होता है उसी को किसके नाम से जानते हैं? अभिलेख के नाम से जानते हैं। और ये जो अभिलेख होता है ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों के अंदर लिखा हुआ होता है। और ये अभिलेख जो है कौन सी जानकारी प्रदान करता है? यह अभिलेख जिस समय लिखा जाता है उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है जब अपन इसको पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो इसके बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि ये ताम्रपत्र या पत्थर पर उत्कीर्ण लेख होता है, ये गद्य पद्य दोनों शैलियों के अंदर लिखा जाता है, और यह उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब देखिए, इस अभिलेख के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टर्म आपको याद रखनी है जो कि पिछले रेट के अंदर पूछी गई है भी है कि प्रशस्ति क्या होती है। देखिए, प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख होते हैं उनको जो है प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, और इसको जो है आपकी पिछली परीक्षाओं के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, तो प्रशस्ति क्या होती है? प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाती है। अब देखिए, अपन कुछ प्रमुख जो है अभिलेख है उनके बारे में अपन समझते हैं कि ये कौन कौन सा अभिलेख जो है कौन कौन सी जानकारी प्रदान करता है। देखिए, एक अभिलेख है घटियाला अभिलेख, और ये घटियाला अभिलेख जो है ये प्रतिहारों के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यानी जो गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास था उसके बारे में जानकारी कौन सा अभिलेख प्रदान करता है? तो ये घटियाला अभिलेख प्रदान करता है।
दूसरा अभिलेख है देखिए बिजोलिया अभिलेख, और ये बिजोलिया अभिलेख जो है ये चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन अभिलेखों के नाम याद रखने और ये कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। एक देखिए चिरवा का शिलालेख है। ये चिरवा का जो शिलालेख है ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है और ये रावल समर सिंह के युग की जानकारी प्रदान करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि किस भाषा में लिखा गया है चिरवा का शिलालेख। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये रावल समर सिंह के युग की जानकारी प्रदान करता है। तो इन 3 अभिलेखों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये कौन सा अभिलेख जो है कौन सी जानकारी प्रदान करता है, इसके बारे में परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब अपन देखिए कुछ स्मारकों के बारे में समझते हैं कि स्मारक होते क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए स्मारक जो होते हैं जितने भी देखिए दुर्ग है, महल है, मठ है, स्तूप है, चैत्य है, समाधि है, बावड़ी है, कूप है, स्नानघर है, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो स्मारक के अंदर आती हैं और ये किसी की या तो याद में बनाते हैं या किसी धर्म से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार ये सारे के सारे जो चीज़ें होती है जैसे दुर्ग, महल, मठ, स्तूप, चैत्य क्या होते हैं। देखिए चैत्य जो होते हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं होती है जो कि एकांत में बनी हुई होती हैं और इसके अंदर जो बौद्ध धर्म के जितने भी साधक होते हैं, जो भी महात्मा होते हैं, वो इनके अंदर बैठकर जो है भक्ति करते हैं, भगवान की साधना करते हैं। ठीक है, और स्तूप तो आप जानते हो इस प्रकार गुंबदाकार होते हैं स्तूप बौद्ध धर्म के, और मठ भी आप जानते हो जो भी जितने भी धर्म गुरु होते हैं उनके भक्ति करने का जो स्थल होता है वो क्या कहलाता है, मठ कहलाता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े साधुओं के मठ होते हैं, सन्यासियों के मठ होते हैं, और बावड़ी, कूप, स्नानघर तो आप वैसे ही जानते ही हो। ठीक है, तो अब देखिए ये जो स्मारक होते हैं ये क्या करते हैं कि जब अपन दुर्ग, महल, मठ, स्तूप, चैत्य, समाधि, बावड़ी, कूप, स्नानघर जब अपन इनको देखते हैं तो इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ होती, विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनें होती है। तो ये क्या करते हैं कि उस समय की स्थापत्य कला की जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखिए ये विभिन्न धर्मों से संबंधित होते हैं, तो इस प्रकार उस समय किस प्रकार का धार्मिक विश्वास था, इस प्रकार धार्मिक विश्वास के बारे में भी अपन को जानकारी प्रदान करते हैं। और इसके अंदर उपासना की जाती है इन सभी के अंदर, तो इस प्रकार उस समय की उपासना पद्धति क्या थी, किस धर्म के लोग किस देवता की उपासना करते थे, तो इससे संबंधित अपन को क्या करते हैं, ये सारे के सारे स्मारक क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये जो स्मारक होते हैं ये उस समय की स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास और उपासना पद्धति का क्या कराते हैं, अपन को ज्ञान कराते हैं। अब देखिए कुछ दुर्गों के नाम याद रखने जो कि प्रमुख स्मारक के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक रणथंभौर दुर्ग है, ये कहाँ पर स्थित है, ये सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। गागरोन का जो दुर्ग है ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। लालगढ़ का जो दुर्ग है ये बीकानेर के अंदर स्थित है। सिवाना का जो दुर्ग है ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। और अचलगढ़ का जो दुर्ग है ये सिरोही के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार ये प्रमुख दुर्ग और इनके जो स्थान जहाँ पर ये स्थित है इसके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और दुर्गों के बारे में अपन समझते देखिए कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये राजसमंद के अंदर स्थित है। तारागढ़ का जो दुर्ग है ये बूंदी के अंदर स्थित है। और देखिए एक तारागढ़ जो है वो अजमेर के अंदर भी है। अजमेरू दुर्ग को भी जो है तारागढ़ के नाम से ही जानते हैं। तो तारागढ़ एक तो बूंदी के अंदर स्थित है और एक अजमेर के अंदर भी स्थित है। भटनेर का जो दुर्ग है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। बाला किला जो है ये अलवर के अंदर स्थित है। और टोटगढ़ जो है ये अजमेर के अंदर स्थित है। और आमेर जो है ये जयपुर के अंदर स्थित है। और जयपुर के अंदर नाहरगढ़ भी है, जयपुर के अंदर जो है वो जयगढ़ भी है। तो ठीक है, इस प्रकार ये 2 किले और भी जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अब देखिए एक शेरगढ़ बारां के अंदर भी स्थित है। और जो धौलपुर का किला है उसको भी शेरगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार शेरगढ़ जो है वो राजस्थान के अंदर 2 है, एक शेरगढ़ बारां के अंदर है और एक शेरगढ़ जो है वो धौलपुर के अंदर है। इसी प्रकार तारागढ़ भी राजस्थान के अंदर 2 है। एक तारागढ़ जो है बूंदी का किला है उसको भी तारागढ़ के नाम से जानते हैं। और एक जो है अजयमेरू दुर्ग है अजमेर के अंदर उसको भी जो है तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन किलों के नाम और ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब अपन देखिए कुछ प्राचीन मुद्राओं के बारे में समझते हैं। अब ये मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती है, जब अपन भूमि का उत्खनन करते हैं तो वहाँ से ये मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो ये मुद्राएं क्या कौन सी जानकारी प्रदान करती हैं। देखिए मुद्राएं जो होती है ये उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान करवाती है। और देखिए इनके बारे में, सिक्कों के बारे में याद रखना है कि ये राज्य व शासक की शक्ति का सूचक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि सिक्के जो होते हैं वो राज्य और शासक की शक्ति का सूचक होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन जो होते हैं, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्य व शासक की शक्ति का सूचक होते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे दुर्ग दे सकता है, कोई भी महल दे सकता है, ठीक है, कोई सिक्का दे सकता है। तो इस प्रकार आपको किस पर टिक करना है, सिक्के पर टिक करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अपन देखिए कुछ बर्तन और कलाकृतियों के बारे में समझते हैं।
ठीक है, बर्तन और कलाकृतियाँ जो कि उत्खनन से प्राप्त हुई है प्राचीन समय के अंदर। अब देखिए बर्तन और कलाकृतियाँ क्या करते हैं कि जब अपन भूमि का उत्खनन करते हैं तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो है बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त होती है हमारे को। तो इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी होती है, विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनें होती हैं। तो जब अपन इनको देखते हैं तो ये क्या करते हैं कि उस समय के कला और कौशल की जानकारी प्रदान करती है। तो बर्तन और कलाकृतियाँ किसकी जानकारी प्रदान करती है? ये प्राचीन समय के अंदर जो इतना भी कला कौशल हुआ करता था, यानी लोग किस कला के अंदर निपुण थे, किस प्रकार वे कला के अंदर जो है कला कौशल प्रदर्शित करते थे, तो ये सारी की सारी जो अपन को जानकारी प्रदान करते हैं ये सारे बर्तन और कलाकृतियाँ प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बर्तन और कलाकृतियाँ क्या प्रदान करते हैं? ये कला कौशल की जानकारी प्रदान करते हैं कि वो प्राचीन समय के अंदर लोग किन किन कलाओं के अंदर प्रवीण थे। अब देखिए इनके अंदर एक शब्द आता है मृदभांड। अब ये मृदभांड क्या होते हैं? देखिए मृदभांड जो होते हैं मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं उनको मृदभांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी सभ्यताएं जहाँ से जो है बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई थी उनके बारे में अपन समझते हैं। देखिए पहली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, और ये गणेश्वर सभ्यता जो है ये नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है और इससे जो है ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यानी तांबे के औजार, तांबे के बर्तन, इस प्रकार के जो अवशेष मिले हैं वो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। काफ़ी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है आपको। अब देखिए दूसरी सभ्यता है आर्य सभ्यता जो कि उदयपुर के अंदर है, और एक दूसरी सभ्यता है गिलुण सभ्यता जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है। अब देखिए इन दोनों ही सभ्यताओं से प्रस्तर और फलक प्राप्त हुए थे। तो ठीक है, तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिनसे प्रस्तर और फलक प्राप्त हुए थे? ये है आयड़ और गिलुण सभ्यता। और आयड़ सभ्यता कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर है। और गिलुण सभ्यता कहाँ है? ये तो ये राजसमंद के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बातें आपको याद रखनी है। अगली सभ्यता है देखिए एक सभ्यता है देखिए जोधपुरा। देखिए जोधपुरा नाम है लेकिन ये है जयपुर के अंदर। ठीक है, तो जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है। और दूसरी देखिए नौ सभ्यता है जो कि भरतपुर के अंदर है, और इनसे जो है वो काले और लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए थे। मृदभांड से तात्पर्य होता है कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको कहते हैं मृदभांड। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो काले और लाल रंग के मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये जोधपुरा जयपुर व नौ भरतपुर से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार इतनी सी बातें जो है वो आपको इन बर्तन और कलाकृतियों के अंदर याद रखनी है कि कौन कौन से जो चीज़ें किस किस प्रकार की चीज़ें किस किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब अपन देखिए कुछ ताम्रपत्र के बारे में समझते हैं। ताम्रपत्र, देखिए इन ताम्रपत्र को जो है दानपत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये ताम्रपत्र क्या होते हैं कि तांबे के पत्रों पर उत्कीर्ण जो लेख होता है उसको ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए प्राचीन समय के अंदर मान लीजिए कि कोई भी राजा कोई दान करता था, कोई दान पुण्य करता था, तो उसको जो है तांबे के पत्रों पर उत्कीर्ण करवा देता था, उसका एक लेख लिखवा देता था। ठीक है, तो इसी कारण जो है दानों का जो है उल्लेख उस ताम्रपत्र के अंदर उल्लेखित करने के कारण इन ताम्रपत्र को जो है दान पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और जब अपन भूमि की खुदाई करते हैं तो ये ताम्रपत्र मिलते हैं तो उस समय की जो है धार्मिक स्थिति के बारे में बताते हैं कि राजा उस समय दान पुण्य में कितना समझते हैं। तो इस प्रकार ये भी हमारे को जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखिए ये अपन ने ऊपर जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें अपन ने विभिन्न प्रकार के दुर्गों के बारे में पढ़ा है, अभिलेखों के बारे में पढ़ा है, मुद्राओं के बारे में पढ़ा है, बर्तन और कलाकृतियों के बारे में पढ़ा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। अब अपन दूसरा स्रोत पढ़ते हैं, देखिए साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। अब इन साहित्यिक स्रोतों में क्या होती है कि विभिन्न प्रकार की प्राचीन साहित्यिक रचनाएं आती हैं, पुस्तकें आती हैं जो प्राचीन लेखकों के ने लिखी थी। और जब अपन इन रचनाओं को, इन पुस्तकों को अपन पढ़ते हैं तो हमारे को जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय की जो है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इस प्रकार ये सारी की सारी जो प्राचीन रचनाएं होती है साहित्यिक, ये हमारे को जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। अब देखिए इनके अंदर कुछ आपको रचनाएं याद रखनी है और उनके जो है कवि और लेखकों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख रचनाएं अपन पढ़ते हैं। देखिए एक पहली रचना है देखिए पृथ्वीराज विजय, और यह पृथ्वीराज विजय जो लिखी थी ये जयानक ने लिखी थी। और ये जो एक इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है, यानी जो किसकी जानकारी प्रदान करती है, तो ये चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन बताती है कि चौहानों ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी, कहाँ कहाँ पर इन्होंने शासन किया था। तो इस प्रकार चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किसके अंदर है, तो ये पृथ्वीराज विजय के अंदर है। और पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता है वो जयानक है। ठीक है, तो ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी है। देखिए अगली रचना है हमीर महाकाव्य।
देखिए हमीर महाकाव्य जिसके हमीर महाकाव्य के जो रचयिता है वो नयन चंद्र सूरी है। कौन है? नयन चंद्र सूरी है। और ये हमीर महाकाव्य जो है वो चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और दूसरा जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो रणथंबोर पर विजय हुई थी उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो हमीर काव्य जो है हमारे को कौन कौन सी जानकारी प्रदान करता है? एक तो चौहानों के इतिहास के बारे में, और दूसरे अलाउद्दीन खिलजी की जो रणथंबोर दुर्ग पर विजय हुई थी उसके बारे में जानकारी प्रदान कौन करता है? वो हमीर महाकाव्य करता है। और हमीर महाकाव्य के जो रचयिता कौन है? वो नयन चंद्र सूरी है। तो ये बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब देखिए एक अंग्रेज लेखक था कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसको पढ़ने से भी हमारे को जो है राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी पश्चिम भारत की यात्रा। इससे भी हमारे को राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार इन दोनों पुस्तकों के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? पहली पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक लिखी थी पश्चिम भारत की यात्रा। और इन दोनों पुस्तकों से जो है हमारे को प्राचीन राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए कुछ राजस्थानी साहित्य यानी कुछ ऐसे लेखक थे हुआ करते थे, ऐसे कुछ कवि हुआ करते थे जिन्होंने राजस्थानी साहित्य लिखा था। और इस राजस्थानी साहित्य को पढ़ने से भी हमारे को राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए प्रमुख राजस्थानी साहित्य की कुछ रचनाएं हैं, देखिए उनके नाम और लेखकों के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए एक पृथ्वीराज रांचो नाम की रचना है जिसकी रचना की थी वो चंद बरदाई ने की थी। दूसरी रचना आपको याद रखनी है दलपत अचलदास खिंची की वचनिका। और ये अचलदास खिंची की वचनिका जो लिखी थी वो शिवदास गार्डन ने लिखी थी। ठीक है। कानड़दे प्रबंध लिखा था पद्मनाभ ने। दलपत विलास जो लिखा था वो दलपत सिंह ने लिखा था। और ये दलपत सिंह जो थे वो बीकानेर के थे। और वचनिका लिखी थी खीड़िया जग्गा ने। ठीक है। इस प्रकार इन रचनाओं के नाम और इन रचनाओं के जो है प्रमुख रचयिता कौन है इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये तो बहुत सी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं इनके नाम। ठीक है। काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये सारे के सारे नाम पूछे गए हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ और रचनाओं के बारे में आपको याद रखना है। देखिए जब अपन राजस्थानी इतिहास पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक शब्द बार बार मिलता है कि ख्यात। तो ये ख्यात क्या होती है इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी प्रसिद्ध प्राचीन राजवंश है, उस राजवंश की स्थापना, वंशक्रम और राज्य क्षेत्र का जो वर्णन जिस ग्रंथ के अंदर, जिस रचना के अंदर होता है, उस रचना को, उस ग्रंथ को जो है ख्यात के नाम से जानते हैं। तो ख्यात क्या होती है? किसी प्राचीन राजवंश की स्थापना, वंशक्रम और राज्य क्षेत्र का वर्णन क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। अब देखिए कुछ प्रमुख ख्यातें हैं, उसके नाम और रचयिता आपको याद रखने हैं। जैसे नैणसिरी ख्यात, और इस नैणसिरी ख्यात को मारवाड़ परगणारी विगत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो रचयिता है वो मूणोत नैणसी है। ठीक है। तो इस प्रकार, और ये जोधपुर के थे। तो इस प्रकार ये नैणसिरी ख्यात किसने लिखी थी? ये मूणोत नैणसी ने लिखी थी। और इसका अन्य नाम क्या है? मारवाड़ परगणारी विगत। ठीक है। तो मारवाड़ के इतिहास के बारे में पता चलता है इसके द्वारा। अब देखिए एक है बांकीदास की ख्यात, और ये बांकीदास की ख्यात जो लिखी थी ये बांकीदास ने लिखी थी। और ये बांकीदास जो थे वो जोधपुर के थे। तो ये दो ख्यातों के नाम और इनके लेखकों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब देखिए अपन कुछ और जो है रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वंश भास्कर नाम की जो रचना है वो सूर्यमल मिश्रा ने लिखी थी। और सूर्यमल मिश्रण जो थे वो बूंदी के कवि थे। दूसरा देखिए वीर विनोद जो है ये श्यामल दास ने लिखी थी। और मारवाड़ राज्य का इतिहास जो लिखा था वो विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने लिखा था। किसने लिखा था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने लिखा था। ठीक है। तो इस प्रकार ये इन रचनाओं के नाम और इनके लेखक कौन कौन से थे इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण रचना लिखी थी, देखिए गौरीशंकर हीराचंद ओग्या। देखिए ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने बहुत सी रियासतों का इतिहास लिखा था। देखिए जो गौरीशंकर हीराचंद ओग्या जो थे इन्होंने उदयपुर का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास, सिरोही का इतिहास और जोधपुर का इतिहास, यानी इतनी रियासतों का जो इतिहास लिखने वाले जो कवि थे वो कौन थे? गौरीशंकर हीराचंद ओग्या। ठीक है। तो ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से जो है कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कौन कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था। तो इन्होंने इतनी रियासतों का इतिहास लिखा था। काफ़ी बड़ी पुस्तक है इनकी जिनके अंदर इन सभी रियासतों का इतिहास मिलता है। तो इस प्रकार ये आज अपना जो ये राजस्थान का हमारा राजस्थान नामक पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 3 है जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।